हम्म। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द वे ऑफ एजुकेशन में। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम आगे बढ़ेंगे। अब पहले हमने देखा था, इससे पहले हमने भी पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आज हम देखने वाले हैं डिसएडवांटेज और एडवांटेज। एडवांटेज देखेंगे हम पैरेलल का और डिसएडवांटेज देखेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन का। कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमारे डोमेस्टिक यानी कि घर में जोड़े जाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन तो नहीं जोड़े जाते हैं, वैसे पैरेलल जोड़े जाते हैं। लेकिन सीरीज क्यों नहीं जोड़े जाते हैं? अगर सीरीज जोड़े जाएं तो क्या दिक्कत आएगी, क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को देख सकते हैं हम, क्या प्रॉब्लम्स हमें मिल सकती हैं। हम आज इसकी बात करेंगे और उसके बाद हम एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट की बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है कि डिसएडवांटेज। आइए हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन की। इन सीरीज सर्किट इफ वन रेजिस्टेंस स्टॉप वर्किंग देन ऑल रेजिस्टेंस आर स्टॉप। मतलब कि सीरीज सर्किट में अगर एक रेजिस्टेंस फ्यूज हो जाता है, मान लीजिए आपने 5 रेजिस्टेंस लगाए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। 5 एक रेजिस्टेंस यानी कि बल्ब आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने लगाए हैं, तो हो गया। एक और लगा देते हैं। अब क्या होता है कि इसमें से ये वाला जो बल्ब है, बाकी सब तो सब ग्लो कर रहे थे, सब ग्लो कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये बल्ब आपको, ये रेजिस्टेंस आपका खराब हो जाता है, ये बल्ब आपका फ्यूज हो जाता है। तो क्या आप आगे जितने भी रेजिस्टेंस हैं ये ग्लो करेंगे? जितने भी बल्ब हैं क्या ये ग्लो करेंगे? यही डिसएडवांटेज होता है कि अगर एक रेजिस्टेंस आपका खराब हो जाता है तो आगे जितने भी रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं वो रेजिस्टेंस भी आपके एक तरह से काम करना बंद कर देंगे। इसका मतलब इफ वन स्टॉप देन ऑल स्टॉप, अगर एक बंद हो गया तो सब बंद हो गए। पहला डिसएडवांटेज तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने देखा। क्या देखा कि इन सीरीज सर्किट इफ वन रेजिस्टेंस स्टॉप वर्किंग देन ऑल रेजिस्टेंस आर स्टॉप। एक मतलब कि अगर एक रेजिस्टेंस स्टॉप हो जाता है, वर्किंग, एक रेजिस्टेंस का वर्किंग स्टॉप हो जाता है, तो हम ये देखने को मिलेगा कि हमें ये देखने को मिलेगा कि सभी रेजिस्टेंस अपने आप ग्लो करना बंद कर देंगे, सभी रेजिस्टेंस अपने आप ग्लो करना बंद कर देंगे। ये हमको देखने को मिलेगा। इफ वन स्टॉप देन ऑल स्टॉप। आप ही सोचिए, अगर कोई भी सर्किट से, मान लीजिए कि यहाँ पे एक सर्किट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे सर्किट है, एक मैंने तैयार कर दी है। यहाँ पे बैटरी लगा दी मैंने और एक स्विचिंग सिस्टम दे दिया। अभी ये ऑफ है। अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे हमने करंट पास करवाई तो पहले तो बढ़िया से बल्ब अच्छे से ग्लो करेंगे। लेकिन जब एक बल्ब इनमें से मैं फ्यूज कर दूं, मान लीजिए एक एक बल्ब आपका फ्यूज हो गया, एक बल्ब आपका फ्यूज हो गया। अब जब एक बल्ब आपका फ्यूज हो गया तो इसका मतलब क्या है? यहां से सर्किट जो है ब्रेक हो गई, यहां से सर्किट जो है ब्रेक हो गई। अब ये जो सर्किट ब्रेक हुई है ये आगे करंट जा ही नहीं पाएगा। तो सर्किट जब कंप्लीट नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा और रेजिस्टेंस जो भी बल्ब आपने लगाया है वो ग्लो नहीं करेगा। पहला डिसएडवांटेज आपने सीरीज कॉम्बिनेशन का देखा। काफी आसान था और लॉजिकल भी था। लॉजिक वाली वो बात थी कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कई सारे रेजिस्टेंस जोड़ दें और उनमें से एक रेजिस्टेंस काम करना बंद कर दे तो बाकी के सभी रेजिस्टेंस काम करना अपने आप बंद कर देंगे, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगी। अब आगे हम देखेंगे
नो सेपरेट स्विचिंग सिस्टम, नो सेपरेट स्विचिंग सिस्टम। नो सेपरेट स्विचिंग सिस्टम का क्या मतलब हुआ? हम इसमें किसी भी सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन में हम हर रेजिस्टेंस का एक सेपरेट स्विचिंग सिस्टम नहीं कर सकते हैं। हम हर एक सेपरेट स्विचिंग सिस्टम, हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का एक इंडिविजुअल अगर हम स्विच लगाना चाहें तो हम नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? आइए देखते हैं। अब मान लीजिए कि रेजिस्टेंस, 3 ही रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, 4 ही जोड़ देते हैं, कोई वाली बात नहीं है। 4 रेजिस्टेंस हमने आपस में जोड़ दिए। अब क्या हुआ कि हमने सोचा कि यहां पर एक सेपरेट स्विचिंग सिस्टम कर दिया जाए। सबका हमने सेपरेट स्विचिंग सिस्टम कर दिया। तो क्या ये हमारे लिए स्विचिंग सिस्टम करना बेनिफिशियल होगा? क्या हमको कुछ प्रॉफिट मिलेगा इसको करने का? जी नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं है इसको करने का। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, अगर आप इस रेजिस्टेंस को बंद करते हैं, अगर आप इस पहले रेजिस्टेंस को बंद करना चाहेंगे, जब पहले रेजिस्टेंस को आप बंद करेंगे तो अगर स्विच से आप मान लीजिए ऑफ कर दिया। स्विच मैं आपको ऐसे बना के दिखा देता हूं जो हमारे सिलेबस में है। इस प्रकार का स्विच है, यहां भी वही सीधे देता हूं मैं। ये सब स्विचिंग सिस्टम है, ये सब स्विचिंग सिस्टम है। अब क्या होता है कि हमने यहां से जो स्विच है वो मैंने क्या कर दी? ऑफ कर दी। अब क्या आगे जो सर्किट है वो कंप्लीट हो पाएगी? नहीं कंप्लीट हो पाएगी। मतलब कि फिर से आपकी सर्किट ब्रेक हो गई। हमने सेपरेट स्विचिंग सिस्टम करना चाहा, हमने किया भी, और करने के बाद हमने एक स्विच को हमने सोचा कि चलिए लाइट बुझा देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए लाइट लगा है, यहाँ पर फैन लगा है, यहाँ कूलर लगा है, यहाँ फ्रिज लगा है, कुछ भी लगा है रेजिस्टेंस के तौर पे। हमने देखा कि अगर हम फैन बंद कर रहे हैं तो हमारे जितने भी फ्रिज, कूलर, ये सब जितने भी लगे हैं रेजिस्टेंस, ये सब बंद हो जा रहे हैं। तो क्या हमारे घर में ऐसा होता है? अगर हम लाइट बंद करते हैं तो क्या सिर्फ लाइट ही बंद होती है कि उसके साथ पंखा, कूलर, फ्रिज, जितना भी रेजिस्टेंस आपके घर में लगा है सब बंद हो जाता है? तो आप लाइट बंद करते हैं तो केवल लाइट बंद होती है, फैन बंद करते हैं तो केवल फैन बंद होता है। क्योंकि सबका सेपरेट स्विचिंग सिस्टम किया जा सकता है। इसका मतलब कि आपका जो डोमेस्टिक सर्किट है आपके घर की, वो एक्चुअली में पैरेलल में जुड़ी होगी, तभी इस सेपरेट स्विचिंग सिस्टम हुआ है। अभी हम बात करेंगे पैरेलल की भी, लेकिन पहले हम स्विचिंग सीरीज में देखेंगे कि सीरीज के यही डिसएडवांटेज हैं कि हम सेपरेट स्विचिंग सिस्टम नहीं कर सकते हैं। करते भी हैं तो कोई उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कोई उसका फायदा नहीं है करने का। करना चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक स्विच अगर भी एक स्विच से आपका काम चल सकता है। तो बात समझ में आई होगी आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये देखेंगे, अप्लायंस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज। जो अप्लायंस होते हैं, कोई भी मान लीजिए अप्लायंस लगा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कई सारे अप्लायंस लगे हैं, तो उन सबका जो वोल्टेज होगा ना वो अलग अलग होगा। सबका वोल्टेज अलग अलग होगा। ये डिसएडवांटेज है एक्चुअली में, ये अच्छी बात नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। मतलब कि अगर अप्लायंस, कई सारे अप्लायंस सीरीज में लगे हैं और वो अप्लायंस जो है हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी वोल्टेज होते हैं, जो जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, उन सबका वोल्टेज डिफरेंट होता है। सबका वोल्टेज डिफरेंट होता है, जबकि करंट सब में सेम होता है। तो एक डिसएडवांटेज हमने ये भी देखा कि पैरेलल स्विचिंग सिस्टम हम नहीं कर सकते। अप्लायंस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज, सब में सेम वोल्टेज हमको नहीं मिल पाएगा, हर रेजिस्टेंस में, जो कि हमको चाहिए। अब दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे, ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओवरऑल रेजिस्टेंस यानी कि सब पूरा रेजिस्टेंस, जितना भी मान लीजिए रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस हैं। अब इन तीनों रेजिस्टेंस में अगर हम इनका आर इक्विवेलेंट, यानी कि पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है।
R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से होता है। ये इक्विवेलेंट इसका ऐसे निकलता है। तो इसमें क्या होता है, जो R इक्विवेलेंट होता है, जो R इक्विवेलेंट होता है वो इंक्रीज करता है। मतलब कि हर एक रेजिस्टेंस से, हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जो R इक्विवेलेंट है वो ज्यादा होता है। ठीक, बात समझ में आई? जो R इक्विवेलेंट है वो हर एक पार्टी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, जो R इक्विवेलेंट है वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। अब क्या होता है, जब ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ओवरऑल रेजिस्टेंस जब इंक्रीज करता है, जब बढ़ता है, तो जो सीरीज, सो दैट द पावर सप्लाई इज लो, इस फिर क्या होता है कि पावर सप्लाई, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो पावर सप्लाई लो हो जाएगी। पावर सप्लाई, अगर हमने पढ़ा भी है पहले कि अगर करंट जो है, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है कांस्टेंट होता है, तो क्या होता है कि अगर रेजिस्टेंस, अगर किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज के सर्किट में रेजिस्टेंस जो है अगर बढ़ता है, तो जो पावर सप्लाई है, जो करंट है, वो कम हो जाएगी अपने आप, वो लो, क्योंकि भाई जो करंट है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, इसको जितना चाहिए वो ले लेगा। मान लीजिए 5 एम्पियर का है, ये ले लिया, इसको 6 एम्पियर चाहिए, उस करंट में से ये 6 एम्पियर, इसको 7 एम्पियर चाहिए तो ये 7 एम्पियर ले लिया। हर एक करंट अपने हिसाब से सबने ले लिया, जिसकी वजह से जो सप्लाई है करंट की, वो धीरे धीरे घटती हुई चली जाएगी। तो हमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज, बात समझ में आई होगी। 4 पॉइंट थे, हमने अच्छे से इसको देखा। एक बार मैं फिर से आपको जल्दी से रिवाइज करवा दूं। इसमें क्या होता है, सीरीज वाले सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है, अगर एक रेजिस्टेंस स्टॉप वर्किंग, अगर एक रेजिस्टेंस काम करना बंद कर देता है, तो बाकी सभी रेजिस्टेंस अपने आप ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाती है। दूसरा, नो सेपरेट स्विचिंग सिस्टम फॉर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि सेपरेट स्विचिंग सिस्टम हम नहीं कर सकते हैं हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का। अगर हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का स्विचिंग सिस्टम करते हैं और हमने अगर स्विच को ऑफ कर दिया, तो सर्किट अपने आप ब्रेक हो जाएगा, और जिसकी वजह से हम ये देखेंगे कि सर्किट ब्रेक हो जाएगी। जब सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो अपने आप सारे रेजिस्टेंस ऑफ हो जाएंगे। ये भी हमारे लिए डिसएडवांटेज है कि हम सेपरेट स्विचिंग सिस्टम नहीं कर सकते हैं। हमको जो जरूरत होगी हम उसी को यूज करेंगे, कि जब हमको लाइट की जरूरत होगी तो हम हर चीज चलाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तीसरी चीज हमने देखी, अप्लायंस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज। हमको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का अलग अलग होता है, इसीलिए हमको जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है, हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वोल्टेज अलग अलग मिलता है, किसी का भी सेम नहीं होता है। अगला हमने देखा कि ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज, अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस, सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करता है, तब क्या होगा, तब सप्लाई जो है, पावर सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। हाय टू एवरीवन, शेयर करिए स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब भी करिए। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। हमारे जो घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन की सर्किट लगी रहती है, हमें पता है कि हमारे जो घर में जितनी भी, क्यों हमें पता है, क्योंकि अगर हम जब लाइट बंद करते हैं तो लाइट ही बंद होती है। अब हम आगे आइए पढ़ते हैं तो आपका और ज्यादा क्लियर होगा। तो एडवांटेज हम देखेंगे पैरेलल सर्किट का। पैरेलल सर्किट का क्या एडवांटेज, हम इसको पैरेलल सर्किट को यूज क्यों करते हैं, तो इसलिए यूज करते हैं, जस्ट अपोजिट जाएंगे हम सीरीज के डिसएडवांटेज से, जस्ट अपोजिट जाएंगे। कैसे जाएंगे, इफ वन रेजिस्टेंस स्टॉप वर्किंग देन अदर रेजिस्टेंस कीप वर्किंग। मतलब कि पैरेलल में कुछ ऐसा सिस्टम होता है
कुछ इस प्रकार का सिस्टम देखने को मिलता है। अब क्या है इसमें, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है। चलिए देखिए क्या हुआ कि अब क्या होता है कि इसमें हम सेपरेट स्विचिंग सिस्टम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका बल्ब लगा है, यहाँ पे एक क्या है, ये बल्ब है, यहाँ पे बल्ब आपने लगाया है, यहाँ आपने मान लीजिए फ्रिज लगाया है, और यहाँ मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर लगाया है। चलिए कुछ भी लगाया है, आपने कंप्यूटर ही लगाया है। आपने 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं। अब अगर हम चाहें बल्ब को ऑफ करना, तो हम बल्ब को ऑफ करने के लिए हमको सेपरेट स्विचिंग सिस्टम करना होगा। सेपरेट स्विचिंग सिस्टम हम इसमें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप ध्यान देंगे कि अगर इस सर्किट में, अगर इन सर्किट में हम चाहें कि बल्ब बंद करना, तो हम बंद कर सकते हैं। हमको बस इसको ऑन करना है। ये ऑफ है, इसको ऑन कर देंगे तो क्या सिर्फ R1 जलेगा, बल्ब जलेगा? जी बिल्कुल जलेगा। सर्किट तो कंप्लीट हो ही रही है ना। सर्किट तो कंप्लीट हो ही रही है। अब इसमें हर एक रेजिस्टेंस का इंडिविजुअल सर्किट अपने आप तैयार हो जाता है। मान लीजिए हमने R2 को और R1 को ऑफ किया है, यानी कि फ्रिज और कंप्यूटर को हमने ऑफ रखा है। हम नहीं चाहते हैं उसको जलाना, ऑन करना, हमने इन दोनों को ऑफ कर रखा है। हम चाहते हैं कि केवल हमारा बल्ब जलता रहे। तो क्या यहां अलग से इसके लिए जब बल्ब हम चाहते हैं जलता रहे, तो इसका मतलब कि एक इसके लिए सर्किट तैयार हुई है, ये सर्किट कंप्लीट किया है। तो जी हां बिल्कुल ये सर्किट कंप्लीट किया है। ध्यान से देखिएगा, ये प्लस ये माइनस, करंट जो है प्लस से चल के माइनस में जाता है, तो ये इसका सेपरेट स्विचिंग सिस्टम है। देखिए अपने आप एक सर्किट तैयार हो रही है, अपने आप एक सर्किट तैयार हो रही है। तैयार हो गई सर्किट, बिल्कुल तैयार हो गई। करंट निकला पॉजिटिव टर्मिनल से, आगे बढ़ता हुआ R1 की तरफ जाएगा, क्योंकि R1 का जो सर्किट है वो कंप्लीट है, ऑन है। तब R1 का एक अलग से सर्किट जो है तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। हम अब इसका यही एडवांटेज है कि हम इसमें सेपरेट स्विचिंग सिस्टम कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको ऑफ करके इसको भी ऑन कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको ऑन भी कर सकते हैं, हम चाहें तीनों ऑन कर सकते हैं। जब मन किया हमने R2 को ऑफ कर दिया, जब मन किया हमने R3 को ऑफ कर दिया, जब हमने मन किया हमने R1 को ऑफ कर दिया। तो बात क्लियर हो गई कि पैरेलल में हम स्विचिंग सिस्टम आराम से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए। जबकि सर्किट सीरीज में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सीरीज में हम ऐसा करेंगे तो कोई फायदा नहीं निकलता है। जब कोई फायदा नहीं निकलता है तो इंसान वो काम करता ही नहीं है। हर चीज को आदमी को फायदा चाहिए। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, सेपरेट स्विचिंग सिस्टम। ये तो हो गया। अप्लायंस गेट सेम वोल्टेज। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन सबका वोल्टेज सेम होता है। करंट डिफरेंट होता है लेकिन वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज देखिए सेम नहीं है, नॉट गेट सेम वोल्टेज, लेकिन इसमें जो है गेट सेम वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज सेम होता है। इसमें हम सेपरेट स्विचिंग सिस्टम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब अगला पॉइंट देखेंगे, ओवरऑल रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड इन सर्किट सो दैट पावर सप्लाई इज हाई। मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस यानी कि पूरा रेजिस्टेंस। अभी मैंने आपको जो सर्किट बना के बताया था, एक बार उसको मैं फिर से बना देता हूं। समझ लीजिए कि ये पैरेलल रेजिस्टेंस की एक सर्किट है।
इसमें अगर हम ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसमें अगर हम ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालते हैं तब क्या होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस मतलब कि इसका पूरा एक आर इक्विवेलेंट जब हम इसका निकालेंगे तो दोस्तों हम ये देखने को पाएंगे, कमेंट अब नहीं आ रहा है, खैर, तो हम ये देखने को पाएंगे कि जो रेजिस्टेंस अगर रिड्यूस होता है, अगर इसमें रेजिस्टेंस जो है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, सो दैट पावर सप्लाई इज हाई, सीधा उल्टा है रेजिस्टेंस का, आप समझ सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस जो होता है ओवरऑल रेजिस्टेंस, सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर रिड्यूस यानी कि डिक्रीज होता है, घटता है, तब जो पावर सप्लाई है वो बढ़ जाती है, तो वो पावर सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। तो हमने देखा, बात समझ में आई होगी, डिसएडवांटेज देखा सीरीज कॉम्बिनेशन का और एडवांटेज देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब हम देखेंगे जूल लॉ ऑफ हीटिंग, क्या देखेंगे अब हम, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। इस जूल लॉ ऑफ हीटिंग में हम ये देखेंगे इसमें कि जूल ने एक लॉ दिया था हीटिंग का, वही हम इसमें देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। लोग जुड़ नहीं रहे हैं आज, क्या बात है, खैर कोई बात नहीं, लिंक शेयर करिए अगर आप देख रहे हैं तो। आइए आगे बढ़ते हैं, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। आइए अब हम बात करेंगे जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर डिपेंड अपॉन, इसका मतलब ये हुआ देखिए कि जो कंडक्टर में जो भी करंट फ्लो होती है उसकी वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो वो जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी रेजिस्टेंस कंडक्टर में, वो किस पे डिपेंड करती है, आइए देखते हैं किस पे डिपेंड करती है। तो हम ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर is depend upon, किस पे डिपेंड करता है, आइए देखते हैं। हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, यानी कि देखिए जो भी रेजिस्टेंस का कंडक्टर है वो किसी न किसी चीज पे डिपेंड करता है। तो वही मैं बता रहा हूं कि ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आई स्क्वायर, मतलब जो हीट होता है वो उस कंडक्टर के पास हो रहे करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, उस कंडक्टर में फ्लो हो रहे करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम कहेंगे पहला इक्वेशन। दूसरी, फिर जो हीट होता है, जो हीट कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं एक ही फैक्टर पे डिपेंड करे। जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, इसको हम कहेंगे दूसरा इक्वेशन।
जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके इक्वल होगा? इस कंडक्टर में पास हो रहे करंट के स्क्वायर के इक्वल होगा और इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के भी इक्वल होगा। बात समझ में आई? इस कंडक्टर के पास हो रहे करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर कंडक्टर का हीट बढ़ता है तो करंट जो होता है वो बढ़ेगा और डबल हो जाएगा, मतलब कि स्क्वायर हो जाएगा। जितना रेजिस्टेंस बढ़ रहा है उतना उसका स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई होगी? कोई जुड़ नहीं रहा है, कोई जुड़ नहीं रहा है आज लगता है। खैर कोई बात नहीं, जुड़ेंगे लोग, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं जुड़ा। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। अब देखिए जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हीट बढ़ेगा तो जो टाइम है वो भी बढ़ेगा। जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, यानी कि हीट अगर बढ़ता है तो टाइम जो है वो भी बढ़ेगा। बात समझिएगा कि अगर जो हीट है वो बढ़ रहा है, अगर हीट है जो वो बढ़ रहा है तो टाइम है वो बढ़ेगा, और जो अगर हीट बढ़ रहा है तो करंट आई का स्क्वायर, यानी कि करंट जो है जो करंट होगा किसी भी कंडक्टर में वो स्क्वायर की, मतलब कि एक बार मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर हीट बढ़ता है किसी भी कंडक्टर में, अगर हीट बढ़ रहा है तो करंट जो होगा, जो आई तो बढ़ेगा ही, और वो बढ़ेगा कैसे? वो आई का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए ये 5 बढ़ता है, एक यूनिट लेके चल रहा हूं मैं, यूनिट आपको बता रहा हूं कि अगर ये 5 बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, ये भी 5 बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद अगर मान लीजिए ये 2 था तो ये बढ़ेगा 4 हो जाएगा। तो जब 4 होगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 4 जा 16 हो जाएगा। इजी सी बात है, ज्यादा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्क्वायर हो गया तो मतलब बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट आ गया। हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का पूरा एक तरीके से हर एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे। हम कम से कम नहीं तो कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन करवाएंगे कम से कम। अभी तो मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को बस समझ लीजिए थोड़ा सा, फिर मेन तो इसमें क्वेश्चन ही होता है। बात समझ में आई होगी? तीनों चीज, ये 3 इक्वेशन है। अब इन तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3, तीनों इक्वेशन को हमने कंबाइन करेंगे, हमें मिलेगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या मिला हमें? H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, और H जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो K कांस्टेंट आएगा और आई स्क्वायर आर टी। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा ये K क्या है? तो मेरे भाई K कुछ नहीं है, K की वैल्यू 1 होती है, कुछ भी नहीं है K, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए। K कुछ भी नहीं है, K की वैल्यू बस 1 होती है, इतना जान लीजिए। यहां पे मैं आपको लिख के ही बता दूं, K इज इक्वल टू 1, बस इससे ज्यादा मत जानिए, इसके अलावा इसका कहीं काम नहीं है। बस ये जान लीजिए कॉन्सेप्ट की जो K होगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट K होगा वो इसकी वैल्यू 1 होती है, जिसकी वैल्यू 1 हो गई तो कोई बात नहीं यार, खत्म करो। चलिए अभी जब K हटेगा 1 है तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हीट की आपका फॉर्मूला आ गया। बात समझ में आई होगी आपको? अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ, according to Joule's law of heating, the resistance of the conductor is depend upon H is directly proportional to I square, H is directly proportional to resistance, H is directly proportional to time। तीनों कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद जो कांस्टेंट आया वो आया, हमको मिला K की वैल्यू 1 होती है और H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हमें फॉर्मूला
मिल गया, आसानी से डिराइव कर दिया हमने। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जो रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है किस पे, हीट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इसको नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर पॉज करके नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन